ओके। इसके बाद जब हमने ये देख लिया कि लिटिल एंडियन ऑर्डर और बिग एंडियन ऑर्डर क्या होता है, तो इसके बाद फिर हम थोड़ा सा दोबारा ये देखते हैं कि डी यू पी ऑपरेटर जो हमने यूज़ किया था एरेज के लिए। अब इसमें इस तरह है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कोई अनइनिशलाइज्ड डेटा, ठीक है ना। अनइनिशलाइज्ड डेटा का मतलब ये है कि अभी आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, अपनी किसी एरे के एलिमेंट्स को कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। तो इस केस के अंदर क्या है कि अगर आपने वैल्यू असाइन नहीं की है तो वो एक ज़बरदस्ती का बर्डन है आपकी मेमोरी के ऊपर। यानी आप कर ये रहे हैं बेसिकली कि जब आपने डिफ़ाइन कर दिया, एरे डिफ़ाइन कर दी, एरे डिफ़ाइन करने के बाद मेमोरी भी एलोकेट हो गई लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं मिली, तो ये एक तरह का ज़बरदस्ती का बर्डन हुआ। जब आप रन टाइम पे अरे आएगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते होते आहिस्ता 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 नीचे जाएगा, तो फिर उसके बाद कोई वैल्यू असाइन होना शुरू होगी। बट जब अगर आपने कोई अनइनिशियलाइज वैल्यू छोड़ दी तो वो फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, वो एक सर्टेन मेमोरी स्पेस को एलोकेट हो जाएगा उसको, या वो एक सर्टेन मेमोरी स्पेस ले लेगी। तो ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, ऐसी कंडीशन को हम मिनिमाइज करने के लिए कि जिसके अंदर हमें ये ज़रूरत ना पड़े कि इनिशियली हम अगर अनइनिशियलाइज वैल्यूज़ कोई मौजूद हैं तो वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई ना करें, तो उस केस के अंदर हम फिर ये करते हैं कि हम डॉट डेटा और ये क्वेश्चन मार्क जो लिखा हुआ है इसका हम एक डायरेक्टिव यूज़ करते हैं। अच्छा, इस डायरेक्टिव का फ़ायदा क्या होता है? एज यू कैन सी के यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन डिफाइनिंग अ लार्ज ब्लॉक ऑफ अनइनिशियलाइज्ड डेटा द डॉट डेटा दिस डायरेक्टिव रिड्यूसेस द साइज ऑफ कंपाइल्ड प्रोग्राम। ठीक है ना। तो अब ये देखें कि सबसे पहले तो हमने फर्स्ट कर डिफ़ाइन किया एक एरे को, डॉट डेटा लिखा। हमने ये कहा था कि डॉट डेटा के डायरेक्टिव के नीचे जो कुछ भी वैल्यू लिखी हो उसका मतलब ये है कि ये डेटा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम डेटा के अंदर एक एरे डिफाइन कर रहे हैं जिसकी डेटा टाइप है डी वर्ड, और इसका काउंटर जो है, काउंटर वैल्यू है 10, और हर वैल्यू को या हर एलिमेंट को हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू 0। ठीक है, तो डी वर्ड है क्योंकि, तो डी वर्ड के अंदर 4 बाइट्स होती हैं और हर बाइट यानी ये 10 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट जो है वो 4 बाइट्स का है। 10 एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट 4 बाइट का है, और हर एलिमेंट को जो वैल्यू असाइन हो रही है वो 0 हो रही है। तो टोटल अब ये देखें कि डी वर्ड के अंदर 4 बाइट्स थी, 4 बाइट्स मल्टीप्लाई बाय 10, टोटल 40 बाइट्स हो गई। ठीक है ना। वैल्यूज़ 10 हैं, ये ध्यान में रखिएगा, वैल्यूज़ 10 हैं और हर वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, उसको 0 वैल्यू मिल रही है। अच्छा, अब अगर आप, एक तरीका तो ये हो गया डॉट डेटा के थ्रू डिफाइन करने का। दूसरा तरीका जो एज द बुक इज सजेस्टिंग कि अगर आप डॉट डेटा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पर, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अब जो, अगर आप अनइनिशियलाइज्ड कोई वैल्यू छोड़ते हैं तो अनइनिशियलाइज छोड़ने के बाद वो जो मेमोरी लोकेशन है मेमोरी के अंदर वो असाइन नहीं होंगी इस बाइट को। ठीक है ना। तो अगर आपने यहाँ पर बिग एरे के नाम से एक एरे डिफाइन की, सबसे पहले तो आपने ये जो डॉट डेटा और क्वेश्चन मार्क का डायरेक्टिव था ये लिखा। इसको लिखने के बाद आपने फिर यहाँ पर आपने बिग एरे के नाम से एक एरे डिफाइन की, उसकी जो डेटा टाइप थी वो डी वर्ड थी जो आपने डिफाइन की। फाइन, उसके बाद आपने 5000 एलिमेंट्स जो हैं वो आपने क्रिएट करने हैं। ठीक है, लेकिन 5000 एलिमेंट्स जो हैं वो उनको आपने अनइनिशियलाइज छोड़ देना है। आप कंसिडर ये कर रहे हैं कि आप उनको अनइनिशियलाइज छोड़ रहे हैं। अब कंसिडर दिस कि अगर आप 5000 एलिमेंट्स जिनकी डेटा टाइप डी वर्ड है, ठीक है ना, उनको आप अनइनिशियलाइज छोड़ देते हैं, तो आप ये देखें कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स बन जाती हैं। कितने नंबर ऑफ बाइट्स बन जाती हैं? 5000 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 4, तो टोटल 20,000 बाइट्स नॉट इनिशियलाइज। ठीक है, ये 20,000 बाइट्स जो हैं वो अनइनिशियलाइज छूट जाएंगी। बट इसका फ़ायदा ये होगा कि इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन नहीं होगी एट द बिगनिंग। ठीक है ना, एट द बिगनिंग
इनिशियलाइजेशन नहीं होगी। ओके, और अगर आप ये करते हैं कि इसके बजाय, ठीक है, डॉट डेटा क्वेश्चन मार्क के डायरेक्टिव के बजाय आप ये करते हैं कि आप यहाँ पर ये यूज़ कर लेते हैं, यानी डॉट डेटा का डायरेक्टिव आपने यूज़ कर लिया। डॉट डेटा का डायरेक्टिव यूज़ करने के बाद फिर आपने उसी तरह से कंप्लीट एरे डिफाइन कर दी। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि 20,000 बाइट्स जो हैं एट द बिगनिंग, यानी अब इसको अगर आप कंपेयर करें, इस कोड को अगर आप कंपेयर करेंगे और इस कोड को कंपेयर करेंगे, ऊपर वाले कोड में, इस वाले कोड में 40 बाइट्स जो थी वो स्मॉल एरे के लिए थी और 20,000 बाइट्स जो थी वो अनइनिशियलाइज थी। यानी यहाँ पर टोटल जो बाइट्स इनिशियलाइज हो रही हैं या इनिशियली जब प्रोग्राम रन होने के लिए जा रहा है तो उस वक्त 40 बाइट्स मिल रही हैं, ठीक है, यानी 40 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है। बट ऑन द अदर हैंड इस प्रोग्राम के अंदर जो आपने यहाँ पर कोड लिखा है, इस कोड के अंदर हो ये रहा है कि 20,000 बाइट्स एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम इनिशियलाइज हो रही हैं प्लस 40 बाइट्स इस स्मॉल एरे के लिए इनिशियलाइज हो रही हैं। तो टोटल ये 20,040 बाइट्स जो हैं वो इनिशियलाइज हो रही हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ द फॉलोइंग कोड ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूसेस ए कंपाइल्ड प्रोग्राम 20,000 बाइट्स लार्जर, ठीक है ना, यानी यहाँ पर सिर्फ 40 बाइट्स थी और यहाँ पर 40 प्लस 20,000 बाइट्स हैं। फाइन। अच्छा, अब इसके साथ फिर फर्दर ये है कि आप मिक्सिंग कोड एंड डेटा, यानी आप कोड और डेटा को मिक्स कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, अगर आप इस तरह पसंद करते हैं, इस तरह आप चाहते हैं कि कोड अपना लिखा जाए तो यस यू कैन डू दिस, कि आपने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद फिर डेटा लिख दिया, डेटा लिखने के बाद फिर दोबारा से कोड का डायरेक्टिव लगाकर कोड लिखना शुरू कर दिया। बट ये आपके अपने ऊपर, ये आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीक़ाकार ये है कि आप एक यूनानिमस या कोई इस तरह का पैटर्न फॉलो करें जो कि यूनानिमस हो, ठीक है ना। ओके, सो हमने पहले जो प्रोग्राम देखा था उसमें हमने बहुत सादा सा काम ये किया था कि हमने एक वैल्यू ले ली थी। जो फर्स्ट प्रोग्राम हमने किया था, फर्स्ट प्रोग्राम में हमने ये कर लिया था कि EX के अंदर एक वैल्यू मूव कर ली थी, कांस्टेंट वैल्यू 5 की मूव की थी, और फिर उस वैल्यू के अंदर हम ऐड करवा रहे थे 6 को, तो टोटल 11 की वैल्यू आ रही थी। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि हम यहाँ पर वेरिएबल्स इनिशियलाइज करा रहे हैं, ठीक है ना। वेरिएबल बहुत सादा सा प्रोग्राम है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, बहुत ही माइन्यूट सा प्रोग्राम है। तो इसमें हम कर ये रहे कि बजाय इसके कि हम कांस्टेंट वैल्यू दें, हम वेरिएबल्स इनिशियलाइज करा रहे हैं और उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पर ये किया कि 3 वेरिएबल्स रखे जिनकी हमने डेटा टाइप दी dword, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल जो था, फर्स्ट वेरिएबल को हमने डेटा टाइप dword दी और उसको वैल्यू असाइन कर दी 10,000 की, ठीक है जी। ये हेक्सा के अंदर वैल्यू है, ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से फिर सेकंड वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल val2 के नाम से, इसकी डेटा टाइप भी dword है और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 40,000। देन उसके बाद val3 है, थर्ड वेरिएबल है, इसकी भी डेटा टाइप dword है, उसको हमने 20,000 की वैल्यू असाइन कर दी। अच्छा जी, इसके बाद फिर अब हम जब मैनिपुलेशन कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम ये चाह रहे हैं कि हम एक लास्ट वेरिएबल ऐसा हो जिसके अंदर हम इन तमाम वेरिएबल्स जो भी हमने मैनिपुलेट करेंगे, इनकी मैनिपुलेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट मिल जाए इसका, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये कोड सेगमेंट है, यानी हमने डॉट डेटा का कोड, डॉट डेटा डायरेक्टिव लगाकर उसके नीचे तमाम की तमाम डेटा की वैल्यूज लिख दी, क्वाइट फाइन। इसके बाद फिर हम डॉट कोड का सेगमेंट स्टार्ट करेंगे यूजिंग डॉट कोड डायरेक्टिव। यानी डॉट कोड का मतलब ही क्या, इसके नीचे जितनी वैल्यूज लिखी हुई हैं वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन है। डॉट कोड के बाद मेन प्रॉक से लेकर और अप टिल एंड नेम तक ये तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। तो अब ये है कि सबसे पहले हमने ये किया कि सबसे पहले हमने मूव कराया val1, यानी 10,000 को हमने मूव करा लिया EX के अंदर, 10,000 की वैल्यू मूव हो गई EX के अंदर। अब ये ध्यान में रखिएगा dword 4 बाइट्स का होता है,
ठीक है, 4 बाइट्स का मतलब 32 बिट्स, और EAX रजिस्टर जो है वो भी 32 बिट्स का होता है। ठीक है, वैल 1 32 बिट्स की वैल्यू है, EX रजिस्टर जो है वो 32 बिट्स का है, तो इसलिए ये वैल्यू वैल 1 की वैल्यू EAX के अंदर एक्यूमुलेट हो सकती है। इसी तरह से जो वैल 2 है यानी सेकंड वेरिएबल है, उसको फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड करवा रहे हैं EAX के अंदर। EAX के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसके साथ हम इसकी एडिशन करवा रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये कितनी हो जाएगी, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई थी 10,000, वैल 1 की वैल्यू EAX के अंदर गई थी 10,000, और फिर इस 10,000 के अंदर हमने वैल 2 को ऐड करा लिया, तो टोटल ये 50,000 हो जाएगा। ठीक है ना। देन उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन की एक इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो EAX के अंदर वैल्यू मौजूद है 50,000, इस 50,000 में से वैल 3 को माइनस करा रहे हैं। तो 50,000 में से जब आप वैल 3 या 20,000 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 30,000। फाइन। तो अब इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद EAX के अंदर 30,000 की वैल्यू रह गई। फिर हम क्या कर रहे हैं, जो EAX के अंदर जो भी वैल्यू बची है, यानी जो वैल्यू आई है आफ्टर सब्ट्रैक्शन, उस वैल्यू को हम वेरिएबल के अंदर मूव करवा रहे हैं। तो EAX के अंदर वैल्यू थी 30,000, और इस वैल्यू को, इस रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू थी उसको हमने मूव करा दिया इस फाइनल वैल्यू के अंदर। अब ये देखेंगे यहाँ पर अनइनिशियलाइज्ड था ये, ठीक है ना, इसकी वैल्यू, फाइनल वैल की वैल्यू अनइनिशियलाइज्ड थी। तो क्योंकि अनइनिशियलाइज्ड थी, जिसको वैल्यू कोई असाइन हुई नहीं थी, तो यहाँ पर आफ्टर मैनिपुलेशन जो वैल्यू EAX के अंदर आई वो हमने मूव करा दी फाइनल वैल के अंदर। तो फाइनल वैल वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो गई 30,000। देन यहाँ पर है कॉल डंप रजिस्टर्स। ये इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू जब आप, अगर आप जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को विजुअल स्टूडियो के अंदर, जिस तरह हमने देखा था क्लास में जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे, लैब्स परफॉर्म कर रहे थे, तो उसमें हम रजिस्टर्स की वैल्यूज़ देखते थे। तो जब आप रजिस्टर की वैल्यू देखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, EAX की वैल्यू मिलेगी, वो 30,000 मिलेगी। तो आप इसको चला के देखें, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखें, और उसको, इसकी वैल्यूज़ चेंज करके, इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ चेंज करके देखें कि क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हम डीबगिंग मोड यूज़ कर रहे थे जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर, जब हम एग्जीक्यूशन कर रहे थे तो डीबगिंग मोड यूज़ कर रहे थे। फाइन, ओके, ये बात हो गई है डिक्लेयरिंग अनइनिशियलाइज्ड डेटा, इसकी बात हो गई है। ओके, देन हम बात करते हैं सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स की।